बच्चों, हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे भगवान का भजन सुनते हुए या फिर प्रवचन सुनते हुए यशोधर बाबू कहाँ कहाँ सोचने लगते, उनका मन नहीं लगता, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, बच्चों को क्या करना चाहिए, इन सब बातों पर उनका ध्यान चला जाता है। फिर अपने आप को झिड़कते हैं और कहते हैं कि यहाँ गीता सुनने आए हैं तो गीता सुनो, अपने मन को बहलाते हैं। सुनने लगे मगर व्याख्या में यहाँ पर गीता के बारे में कहा जा रहा है, गीता महिमा को सुनने लगे मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा यह है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रोधी ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। यशोधर बाबू बताते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, जनार्दन जोशी उनके जीजा जी हैं, उनके यहाँ से कार्ड आया है कि उनके जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं है और पूरा संयुक्त परिवार बिखर चुका है। और यशोधर बाबू के बच्चों का कहना है कि इस बिखरे हुए परिवार से लगाव आर्थिक दृष्टि से मूर्खतापूर्ण है। अर्थात पैसे आपको सबको दुख तकलीफ में पैसे देने होंगे और आप हमेशा पैसे से तंग रहेंगे दूसरे की मदद करने में। इसलिए बच्चे नहीं चाहते थे और पत्नी नहीं चाहते थे कि यशोधर बाबू किसी से रिश्ता रखें। और यशोधर बाबू चाहते थे कि बच्चे पारिवारिक हों और सबके पास आए और उन्हें समझे। और इन सब चीज़ों से बच्चे क्रुद्ध होते हैं। एक दिन की बात वे बताते हैं कि उनके कमाऊ बेटे ने कह दिया, शायद जीजाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि मैं बुआ को भेजने के लिए अर्थात आपकी बहन को भेजने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यशोधर बाबू ने भी अहंकार वश कह दिया कि अभी तुम्हारे पिताजी की इतनी साख है, मतलब इतनी जान पहचान है कि वो 100 रुपये उधार ले सकें। यशोधर जी का नारा हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। हमारा तो सैप अर्थात साहब के लिए बोलचाल की भाषा है। हमने तो यही साहब देखा और सब कुछ यही समझा है, यही हमें परंपरा से विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ कि यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और वहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है? पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था वह अपना पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म बूढ़े, उन्हें क्या सुर लगा जो अपना बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हों। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सहगल के गाने। यशोधर बाबू जी से नीति परंपरा इन सब की व्याख्या करते रहते हैं। उनकी पत्नी के अनुसार वो सब उन्होंने किसी से सीखे नहीं, माँ से नहीं सीखे, परिवार से नहीं सीखे, अपने पिताजी से नहीं सीखे, घर में नहीं सीखा। उनका कहना है कि आपके जीवन में एक कुंवारे किशनदा थे, वो जो आपको सुना देते थे आप वही सुनते थे और वही गाते थे। मैंने तो आपको उस समय भी देखा है जब आप सहगल के
गाना गाते थे, गज़ल गाते थे, 2-2 सिनेमाएँ देखते थे हफ्ते में। लेकिन अब आप जो ये सब कर रहे हैं ये आपका नहीं है, आपने कहीं से सीखा नहीं है, परंपरा से नहीं सीखा है। ये आप किशन दा की कही हुई बातों को ही अपने आगे सिनेमा की तरह चलाते हैं और उसे ही ढोते रहते हैं। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़ियाकाल या बगैर बाँह का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू किए हैं, मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के पहनावे ओढ़ावे, खान पान के तरीके और ऊंची हील के सैंडल पहनना, ये सब उन्हें इम्प्रॉपर लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं तुम्हारे इन सब चीज़ों में दखल नहीं करता तो तुम मेरे जीवन शैली में दखल मत दो। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रिस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव में जाने का इरादा है, रिटायर होकर, फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, समझे। गीता के प्रवचन सुनते हुए उनके मन में ये जो पारिवारिक विचार आ रहे थे, ये उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझे भगवत भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे ये सब विचार आ रहे हैं। यशोधर बाबू के मन में फिर यह विचार आता है कि अभी मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, शायद इस वजह से मुझे ये सब विचार आ रहे हैं। मैं रिटायर हो जाऊँगा तो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है वानप्रस्थ, अर्थात घर को छोड़कर वन में चले जाना। रिटायरमेंट के बाद मैं शायद ये कर पाऊँगा। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशन दा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कहकर उनकी तरह की वह झेपी सी, लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशन दा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरे शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते थे। स्वयं किशन दा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशन दा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए तब भी किशन दा ने यह देखते रहना ज़रूरी समझा कि भाव यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाव कहता है। हर सवेरे वह किशन दा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। किशन दा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किशन दा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशन दा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशन दा की है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँवों में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए है। यशोधर बाबू यहाँ पर अपने और किशन दा के रिश्ते के बारे में बताते हैं कि जब वे दिल्ली रहने आए थे तो कैसे वह किशन दा उन्हें झकझोर कर सुबह उठाते थे और भाव कह के बुलाते थे। भाव का अर्थ है बच्चा, और यह चीज़ यशोधर बाबू को बहुत अच्छा लगता था। जब यशोधर बाबू अलग रहने लगे तब भी वह सुबह टहलने के बहाने निकलते थे तो उनके घर में एक बार ज़रूर ये बात बोलते थे कि हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना, मतलब तुम सवेरे उठ तो रहे हो ना। यह बात यशोधर बाबू को अच्छी लगती। वे कभी कभी अनुरोध करते कि चाय पीकर जाइए, लेकिन अर्थात किशन दा हर बार चाय नहीं पीते, कभी कभी मना भी कर जाते।
किशनदा की छवि उनके मन में जो बैठी हुई थी वह सुबह सैर की ही छवि थी, अर्थात कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन, जो बड़ा सा लंबा सा गाउन होता है, कभी आपने देखा होगा किसी के पास, अपने दादाजी के पास। तो सर पे गोल विलायती टोपी और पैर में देसी खड़ाऊ धारण किए, कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। ऐसा ही रूप किशनदा का यशोधर बाबू के मानस पटल पर छाया रहता।